प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे जिसका हर देशवासी से संबंध है। हर देशवासी का उससे पाला पड़ा था, यानी कि नोटबंदी। जो 2016 में सरकार ने नोटबंदी की थी, उसके बारे में। यानी अब इसके ऊपर न्यायालय में सुनवाई अभी अभी हाल में शुरू हुई है, लेकिन पहले मैं आपको इसकी पीछे की सारी कहानी बता दूं। ये अचानक से प्रधानमंत्री महोदय ने 8 नवंबर 2016 को रात को आकर के और घोषणा कर दी कि 500 रुपये के और 1000 रुपये के जो नोट हैं वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे रात 12 बजे से। यानी उसी रात 12 बजे से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ये प्रधानमंत्री महोदय ने घोषणा की थी। और विवेक नारायण शर्मा, ये प्लस कुछ और थे लोग, 57 लोग, इन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं डाली हैं कि ये जो फैसला लिया गया है ये देश हित में नहीं है। फैसला लिया भी गलत तरीके से है और गलत नियत के तहत ये फैसला लिया गया है। तो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं डाली गई थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई, लेकिन एक सुनवाई के बाद 6 साल तक सुनवाई नहीं हो सकी। अब उसके क्या कारण रहे हैं ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय जानते हैं, लेकिन 6 साल से कोई सुनवाई नहीं थी। हाँ, वो एक सुनवाई हुई है और इसमें मुद्दे तय कर दिए गए थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुद्दे तय कर दिए गए थे कि हमें किन किन मुद्दों पर बात करनी है। जो याचिकाएं डाली गई थी, जिसको नोटबंदी को चैलेंज किया गया था, उसमें 9 मुद्दे तय किए थे। वो 9 मुद्दे मैं आपके साथ आज आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला मुद्दा था, क्या नोटबंदी जो घोषणा की गई है नोटबंदी की, उससे आरबीआई एक्ट 1934 की कुछ धाराओं का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। यानी जैसे कि सेक्शन 26, आरबीआई एक्ट 1934 की जो धारा 26 है, सेक्शन 26 है, उसके अंदर ये फाइनेंशियल मैटर्स आते हैं। नोटबंदी का क्या जायज़, क्या गलत, क्या सही, ये उसमें आते हैं। तो क्या उस धारा का उल्लंघन तो नहीं हुआ है, एक ये मुद्दा था। इसके साथ साथ सेक्शन 26 के साथ साथ कुछ और धाराएं भी हैं जिनमें भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल मैटर्स उनमें भी हैं। यानी वो धाराएं हैं 7, 17, 23, 24, 29 और 42। क्या इन धाराओं का कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ है नोटबंदी में? ये नंबर 1 मुद्दा था। और दूसरा मुद्दा था, क्या नोटबंदी संविधान के अनुच्छेद 300A का उल्लंघन तो नहीं करती है? 300A मतलब जो हमारे संविधान में जो दे रखे हैं, हमारे अधिकार जो दे रखे हैं, उसमें है नागरिक की संपत्ति का अधिकार। तो क्या हमारी संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन तो नहीं है? ये मुद्दा था। और दूसरा मतलब तीसरा जो मुद्दा था, यानी क्या संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन तो नहीं है? 14 और 19 में आती है हमारी समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारे इनका उल्लंघन तो नहीं। देखिए इसमें, क्योंकि इसमें कई बातें हैं। संपत्ति का अधिकार जैसे बताया, भाई जो नोटबंदी की गई वो हमारी संपत्ति थी, क्या वो उसके संपत्ति के रखने के अधिकार का उल्लंघन तो नहीं हुआ है? ये सारी बातें, ये अलग अलग मुद्दे तय हुए थे। और चौथा मुद्दा था, क्या संविधान के अनुच्छेद 21, जिसमें कि जीने का अधिकार है हमें संविधान के अंदर, क्या हमारे जीने के अधिकार का उल्लंघन तो नहीं हुआ है? जीने के अधिकार का मतलब, अब जैसे पैसे हमारे पास अगर नहीं रहे हैं तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब जीने का अधिकार प्रभावित हुआ है। तो ये मुद्दा था एक। अब वो उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय को तय करना है। लेकिन जिन जिन मुद्दों पर बात हुई थी वो सारे मुद्दे वहाँ पर तय कर दिए गए थे। इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5वां जो मुद्दा तय किया वो ये था कि अगर ये ऊपर के 4 मुद्दे सही हैं कि इनका कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, तो क्या नोटबंदी की जो प्रक्रिया थी, कि क्या वो प्रक्रिया सही थी? यानी वो सही तरीके से लागू की गई है या उसमें कुछ खामियां थी? जैसे कि क्या सबकी सलाह ली गई, रिजर्व बैंक से सलाह ली गई या नहीं ली गई, या एक ही व्यक्ति का फैसला, ये एक मुद्दा था। अब वो सही है या गलत है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर फैसला करेंगे। और छठा मुद्दा था, क्या सेक्शन 26 जो है
वही फिर आरबीआई एक्ट 1934 का जो सेक्शन 26 है, क्या उसमें जो अधिकार दिए हैं वो ज़्यादा या खतरनाक तो नहीं है? ये भी मुद्दा तय किया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जिसके ऊपर भी मतलब विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा सातवां मुद्दा था, क्या जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है, यानी न्यायपालिका का इस फैसले को रिव्यू करने का अधिकार है या नहीं है। तो ये भी सातवां मुद्दा तय किया गया था। और अगर माननीय न्यायालय को अधिकार है रिव्यू का, तो किस सीमा तक है, कहाँ तक अधिकार है, ये भी एक मुद्दा तय किया गया था। और आठवां मुद्दा था, संविधान के अनुच्छेद 32 में जो अधिकार है नागरिक को, यानी सरकार के किसी फैसले का विरोध करना, उससे नाराजगी जाहिर करना, क्या वो अधिकार राजनीतिक दलों का भी है या नहीं है, इसको भी एक मुद्दा तय कर दिया गया था, जिसके ऊपर आगे चर्चा होनी है। इसके अलावा यानी जो नोटबंदी लागू करने के लिए जिन बैंकों को इसमें जिम्मेवारियां दी गई थी, कुछ प्राइवेट बैंक भी थे और कुछ सरकारी बैंक भी थे, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स यानी सहकारी बैंक को इनसे दूर रखा गया। तो क्या सहकारी बैंकों के साथ या कोऑपरेटिव बैंक के साथ कोई भेदभाव तो नहीं किया गया? इनके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं थी? क्योंकि इनको नोटबंदी लागू करने का अधिकार नहीं दिया गया था, इसको उससे वंचित रखा गया था। तो ये 9 मुद्दे सरकार ने मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तय कर दिए थे, मगर एक सुनवाई के बाद 6 साल से कोई सुनवाई नहीं हो सकी थी इस मामले में। ये अभी तक की पिछले जो उसी वक्त जो प्रक्रिया हुई थी, ये वहाँ तक की थी। अब इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक पीठ का गठन कर दिया है और वहाँ पर सुनवाई शुरू हो गई है 12 अक्टूबर से। 12 अक्टूबर से सुनवाई शुरू हो गई है। ये पूरे 9 मुद्दे जो हैं इनके ऊपर चर्चा होगी, एक एक पर चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लाइव टेलीकास्ट होगा। इसके अंदर किसी की कोई गुंजाइश नहीं होगी कि सरकार कोई नाजायज़ दबाव डाल के कोई गलत काम करना चाहे, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि इसका लाइव टेलीकास्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। संवैधानिक पीठ का गठन हो चुका है, सुनवाई शुरू हो चुकी है और अब इसके ऊपर यानी पूरे 9 मुद्दे जो थे उनके ऊपर विस्तार से चर्चा की जाएगी कि ये किसके किसके अधिकार क्षेत्र में सरकार का क्या क्या था। और ये जो इनके जो मुख्य याचिकाकर्ता थे, इन्होंने वकील जो अपने हायर किए हैं, सर्विसेज जो ली हैं, वो पी चिदम्बरम हैं। और उधर से सरकार की तरफ से जो कानूनी प्रतिनिधि हैं, हालांकि सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेशन ये दिया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कि 6 साल के बाद इसको रिव्यू करने का कोई लॉजिक नहीं है, कोई तुक नहीं है वो अपनी तरफ, क्योंकि वो तो सरकार के बचाव करना है उन्होंने, तो चाहे कितनी भी गलत है सरकार, तो उन्होंने ये कहा है। और ये कहा है कि ये केवल एक नीतिगत मतलब प्रशासनिक तौर पर इसका विचार विमर्श किया जा सकता है, लेकिन आज इसके ऊपर नीतिगत तौर पर इसके ऊपर कोई चर्चा करने का जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम है, ये बताया है। तो अब आपकी शायद समझ में आ गया होगा कि किसी को कितना अधिकार है, सरकार को कितना नहीं है इसका। साथ में सरकार के प्रतिनिधि ने यह भी कहा है, हाँ, इंडिविजुअल को किसी को अगर इसका कोई नुकसान हुआ है वो न्यायालय में आकर के अपनी दलील दे सकता है, ये उन्होंने कहा है। तो इंडिविजुअल को क्या, 140 करोड़ लोगों को सभी को हुआ है, तो सारे इंडिविजुअल हैं, तो पूरे देश का हुआ है ना नुकसान। तो ये खैर उनको तो काम है, सरकार की जो है वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो उनको तो सरकार का ही पक्ष लेना है, चाहे वो गलत है या सही है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये सुनवाई शुरू हो चुकी है और मुझे पूरा भरोसा है बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी इसमें किया जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय बहुत बखूबी, बहुत सुंदर तरीके से सुनवाई शुरू हुई है, लाइव प्रसारण हो रहा है और पूरी तरह जैसे देश को मालूम है कि ये फैसला, हालांकि अभी देखिए इस जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया तो गलत और सही बताने का हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन देश में ये चर्चाएं उसी टाइम से हैं कि ये फैसला गलत था, ये देश हित में नहीं था, देश के लिए नुकसान हुआ है। रिजर्व बैंक के भी आंकड़े आए हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, जो काले धन का इन्होंने बताया था सरकार ने, वो नोट वापस जमा हुए हैं। तो ये खैर अभी इसका ये सही था या गलत था, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास ये
सुनवाई चल रही है, तो ये अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय बताएंगे कहाँ इसमें गलती हुई या नहीं हुई, या सही था या क्या था, वो खुद बताएंगे। उम्मीद है आपको ये आंकड़े पसंद आए होंगे। आप कृपया अपने आगे साथियों तक भी इन आंकड़ों को ज़रूर भेजें आपके नॉलेज के लिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।